रामचंद्र जी वहां पर चल करके क्यों जाते? रामचंद्र जी श्रृंगेवरपुर में निषाद राज को गले क्यों लगाते जो उनके गुरुकुल में पढ़े थे? अरे अगर ये मतभेद होता तो जिस गुरुकुल के अंदर राम पढ़े थे उसी के अंदर निषाद राज के पुत्र गुह पढ़े थे। अगर निषाद राज गुह झाड़ू लगाते तो राजा के बेटे राम ने भी उनकी बराबर में झाड़ू लगाई। है मित्रता गुरुकुल से हुई थी, कोई मतभेद नहीं था। अगर मतभेद होता तो केवट की नाव पर चढ़ करके राम क्यों जाते? अगर मतभेद होता तो हमारे यहाँ विवाह शादियों में जो बर्तन आते थे मिट्टी के, कुम्हार के घर से जो मंडा बांधा जाता था वो कौन बांधता था? नाई। पता लगा जो वहां पर काम हो रहे हैं सारे के सार में, उसमें नाई, धोबी, तेली सब तो रहते थे, सब तो रहते थे, पर जानबूझ करके ये बीमारी के बीज डाले गए और हमारी समरसता को समाप्त कर दिया गया। मैं निवेदन कर दूं, इसको दूर करो, जातिवाद से ऊपर उठो। क्योंकि मैंने आज से लगभग 2 साल 2.5 साल हो गए होंगे, एक वीडियो बनाई थी, क्या हिंदू होना अपराध है? मेरे चैनल पर सोशल मीडिया पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं। उस दिन मैंने कहा था कि जिस दिन कोई विधर्मी आपके ऊपर हमला करेगा वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जाट कौन कौन है, राजपूत कौन कौन है, गुज्जर कौन कौन है, यादव कौन है, कश्यप कौन है, ब्राह्मण कौन है। उस दिन आपसे एक ही प्रश्न किया जाएगा, क्या तुम हिंदू हो? एक ही प्रश्न। और पहलगांव के अंदर क्या हुआ? यही हुआ ना, हिंदू पूछ करके गोली मारी, 26 लोग मरे वहां पर। जातिवाद का कुछ नहीं होगा, इस जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। और हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था, जातिवाद तो मैं सच कहूँ अंग्रेजों के काल में हावी हुआ है। उन्होंने वो कॉलम बनाया है कि जिसमें जाति लिखनी है, ध्यान रखिएगा। कास्टिज्म शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ जाति शब्द किसके लिए था? समान प्रसवात्मिका जाति, जिसके जन्म लेने की प्रक्रिया एक है, वो उसी जाति का जीव है। जैसे दुनिया में सारी गायें एक ही तरीके से पैदा होती हैं, तो उन सब की जाति क्या है? गाय जाति। सारी जो पता लगा घोड़े हैं एक ही तरह से पैदा होते हैं, उनकी क्या जाति है? घोड़ा जाति। वैसे दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनके जन्म की प्रक्रिया एक ही है, तो वो सब क्या हुए? मनुष्य जाति। जातिवाद से हम ऊपर उठे, भेदभाव से हम ऊपर उठे, ऊंच नीच से हम ऊपर उठे। जो दबे कुचले हैं उन्हें भी अपने गले लगाना, तीज त्योहारों में उनके पास जाना, उन्हें बुलाना। आपको भगवान ने अगर सक्षम बनाया है तो उन्हें अपने कार्यों के साथ जोड़ना, और कार्यों में भी जोड़ करके उसे ये मत दिखाओ कि तू छोटा है। अगर किसी को छोटा दिखा रहे हो तो छोटे तुम हो, और अगर तुम छोटे को भी बड़ा महसूस करा दो तो फिर तुमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता, फिर तुम सबसे बड़े हो। तो सामाजिक समरसता के ताने बाने को हम बना करके रखें। तीसरा है पर्यावरण। अभी जो आपने यज्ञ किया, उस यज्ञ की जो सुगंधी थी, ध्यान रखिएगा, अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि में जो पदार्थ डाले जाते हैं वो सारी प्रकृति को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसका मतलब हवन भी करना चाहिए अगर पर्यावरण शुद्ध करना है। अच्छा, ये जो पेड़ कटते हैं, जितने कटते हैं, चलो उन्नति हो, प्रगति हो, लेकिन क्या इन पेड़ों को वापस लगाने का कर्तव्य नहीं बनता हमारा? जोर से बोल दीजिए। तो अपने जन्मदिन पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। कब तक? जब तक वो सक्षम ना हो जाए। वृक्ष लगाना। तीसरी बात, यज्ञ करना, वृक्ष लगाना भी समाधान है, लेकिन जिस जल का दुरुपयोग हम कर देते हैं जी, उसको बचाना भी। जिस मिट्टी के अंदर आज पेस्टिसाइड डाल करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को समाप्त किया जा रहा है, इससे भी व्यक्ति को प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। और जिस जल का भी हम उपयोग करते हैं उसे भी उतनी मात्रा में उपयोग करो। ये बिजली है, मुझे लगता है इस बिजली को बचाओगे अगर, ये भी देशभक्ति होगी। देशभक्ति ये नहीं कि आप सीमाओं पर जाओ,
देशभक्ति है ये वस्तु मेरे देश की है, ये मिट्टी मेरा देश है, ये पूरी प्रकृति मेरी माँ है। अपनी माँ का सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इस पूरे के पूरे पर्यावरण में जहाँ जहाँ जिस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आपको लाइट की आवश्यकता तो जलाओ, नहीं आवश्यकता है तो लाइट, टीवी, पंखे सब के सब बंद रहने, क्योंकि तुम तक बिजली पहुंची हुई है। बिहार में ऐसे भी गांव हमने देखे अपनी धर्म यात्रा में, जिन गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। आपको पानी हो सकता है, आपका मन है 1 बाल्टी में आप नहा लो, पर आपने 2 बाल्टी डोल दी, 3 बाल्टी डोल दी और आप पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। कितना पानी शावर से चला गया, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर इस भारत के अंदर ऐसी भी जगह है जहां पानी भर भर करके ट्रेन से, टैंकर के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं और लोग पानी के लिए ऐसे झगड़ते जैसे राशन की दुकान पर झगड़ रहे हैं। उनका भी अधिकार है इस पानी पर। तो इस पर्यावरण के भी ताने बाने को ठीक हमें बना करके चलना है। और चौथी बात है नागरिक कर्तव्य। अभी मैं आ रही थी जब, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान था, मैं कुछ सोच रही थी और हमारे जो भैया बैठे हुए यहाँ पर गाड़ी चला रहे थे, थोड़ी सी जो स्पीड थी 100 से ऊपर पहुँची, 2 या 3, मतलब 102, 103। अब आपको तो पता ही है पंजाब पुलिस तो इस मामले में बड़ी वो मानी जाती है। मेरा भी ध्यान नहीं रहा, इनका भी शायद ध्यान नहीं रहा। इनको भी ये था कि हमें समय से पहुँचना है, तो उन्होंने जैसे ही तुरंत गाड़ी रुकवाई, हमने रोक ली बराबर में। तो मैंने उन्हें नमस्ते किया। अब उन्होंने तिलक देखा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या कार्य करती हूँ और मैं किस कार्य के लिए जा रही थी, और निश्चित मैंने कहा हमारी गलती है। तो तभी दूसरे आए तो उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं एक प्रचारिका हूँ, मैं धर्म प्रचार के लिए जा रही थी और मुझे एक हिंदू सम्मेलन में अपना वक्तव्य रखना था, और अपराध ये हुआ कि मेरे वक्तव्य में, आज के वक्तव्य में यही चीज शामिल है। तो उन्होंने तुरंत कहा जी हम तो आपको प्रणाम करते हैं, आप जाइए, कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, नागरिक कर्तव्य के मतलब सीधे सीधे जो मेरे कर्तव्य हैं, चाहे वो ट्रैफिक से जुड़े हुए हो, चाहे वो मेरे देश की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हो। मैं कई बार देखती हूँ, तेरे देशों की यात्रा कर चुकी हूँ। अब तेरे देशों में मैंने एक बात तो देखी है बहुत अच्छी, वो क्या कि भारत के अंदर जो व्यक्ति अपने आप को ये कहता है ना कि मैं हूँ, मतलब विदेश में जाकर के वो भी नियम को फॉलो करने लगता है। क्यों? दंड व्यवस्था बड़ी मजबूत है। मैं कहती हूँ आज भारत की दंड व्यवस्था थोड़ी सी लचर पचर हो गई तो हम भी अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। तो पहली तो ये दंड व्यवस्था का प्रावधान कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी जो हमारे कर्तव्य हैं, चाहे दंड व्यवस्था है या नहीं है वो बात अलग है, वो कमजोर है मजबूत है वो विषय ही अलग है। लेकिन ये कानून किसके लिए बनाए गए हैं? हमारे लिए। ये नियम किसके लिए बनाए गए हैं जी? जोर से बोलो, हमारे लिए। अच्छा, गाड़ी की सीट बेल्ट हम बांधेंगे, ट्रैफिक लाइट पर हम रुकेंगे, सिग्नल होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरे लाभ के लिए है या किसी दूसरे के लाभ के लिए? बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना है, ये उनके लाभ के लिए तो नहीं है, ये किसके लाभ के लिए है? हमारे लाभ के लिए। इसका मतलब जितनी भी कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जितने भी कर्तव्य हमारे हैं, वो हमारा ही लाभ करते हैं, तो उनका पालन हमें करना चाहिए। एक उदाहरण देती हूँ, स्वामी रामतीर्थ जी का नाम आपने सुना होगा। स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान में गए और वो एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो जब वो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक छोटी सी लड़की अपने स्कूल की बैग से सुई और धागा निकालती है, और एक जगह ट्रेन की सीट फटी हुई थी तो वो उसे सिल रही थी। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने उस बच्ची से पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? उसने कहा ये सीट फटी हुई है, ये सिल रही हूं। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा ये तो रेलवे की ड्यूटी है, ये तो रेलवे करेगा। तो तुरंत लड़की ने कहा क्या आप भारत से आए हो? जापान का व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। रेलवे क्यों करेगा? ये ट्रेन मेरे देश की है, मेरी सुविधा के लिए चलाई गई है, तो इसे सुरक्षित रखने का कर्तव्य भी
मेरा है, इसे देश या सरकार ही क्यों करेगी? आज हम कह देते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ऐसे यहाँ कर रही है, सरकार वैसे। अरे सरकार तो जो कर रही है सो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जरा सा आंदोलन हो तुरंत ऐसे मनचले निकल कर के आते, सड़कें तोड़ देंगे, पेड़ काट देंगे, गाड़ियों को फूंक देंगे, स्कूल जला देंगे, रेलवे ट्रैक तोड़ देंगे, बसें तोड़ देंगे। क्या वो मेरे देश की संपत्ति नहीं थी? क्या बसें तोड़ना समाधान है? क्या सड़कें तोड़ना समाधान है? या पेड़ काटना समाधान है? नहीं, वो मेरे देश की संपत्ति थी। अपनी विचारधारा के लिए, अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं। हाँ, अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सरकार के खिलाफ कोई मन में विद्रोह है तो आंदोलन करो, लेकिन आंदोलन की उस भट्टी में, उस नफरत की भट्टी में देश क्यों पीसेगा? देश की संपत्ति क्यों पीसेगी? उसे नहीं पीसना चाहिए। तो अपने कर्तव्यों के प्रति हम सजग रहे। जिस देश में मैंने जन्म लिया है, वो कहते भी थे ना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं, और जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये मेरा देश है, मेरी सड़कें साफ रहें, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ साफ सफाई रहे, सारी चीज़ें रहें, इसका ख्याल मुझे रखना है। और व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को समझ करके चलेगा तो बताओ कितना समय लगेगा देश को सुंदर बनने में? है कितना समय लगेगा देश को व्यवस्थित बनने में? कुछ भी नहीं। तो हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागे। और पांचवी बात और अंतिम बात, स्वयं का बोध। स्वयं का बोध, स्वयं का बोध, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। स्वयं का बोध होना मतलब एक तो ये होना कि भगवान ने मुझे ये जो मानव जीवन दिया है ये केवल अपने लिए नहीं दिया। अपने लिए जो जीता है वो तो पशु जीता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। ये जीवन मेरा अपना नहीं है। अगर अपना खाना, अपना सोना, अपना पहनना, अपना करना, अगर यही करना है ना, तो बुरा मत मानिएगा, ये काम पशु भी करते हैं और आपसे अच्छा करते हैं। आपको 4 सब्जी मिल जाए तो भी चिल्लाओगे, पशु को सुबह शाम एक ही तरह का चारा मिलता है तो भी शांति से खाता है। तो अगर खाने पीने सोने में हम हैं तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इससे ऊपर उठ करके मतवा कर्माणि सिव्यति सा मनुष्य, जो मनन पूर्वक अपने कार्यों को करे वो मनुष्य है। मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन मेरे परिवार के लिए भी, मेरे समाज के लिए भी और मेरे राष्ट्र के लिए भी है। तो जब मेरा तन राष्ट्र के लिए है तो मेरे तन में से कुछ समय राष्ट्र के कार्यों में भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो पसीना मुझे अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए कमाई करने में आता है, वो पसीना मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा राष्ट्र के लिए भी बहाना चाहिए। जैसे मेरा मन अपने परिवार में लगता है, पत्नी को देख के, बच्चों को देख के, माता पिता को देख के, सबको देख के, जैसे मेरा मन अपने परिवार में लगता है, ऐसे मेरा मन मेरे राष्ट्र के कार्यों में भी लगना। इसलिए मुझे किसी न किसी संस्था से जुड़ना चाहिए, चाहे माताएं हों, चाहे हमारे भाई हों। किसी गौशाला से जुड़ो, किसी मंदिर से जुड़ो, या शाखा में जाओ, आर्य समाज में जाओ, बजरंग दल से जुड़ो, भारत विकास परिषद से जुड़ो, कहीं भी जुड़ो, लेकिन जुड़ो जरूर। आपके पास ये होना चाहिए बताने के लिए, जी हम उस विचारधारा से जुड़े हुए। और जो विचारधारा से जुड़ो उसमें एक चीज जरूर रखना, पद मिले या ना मिले, माला मिले या ना मिले, फोटो खींचे या, क्योंकि माला के पीछे लोग ज्यादा रहते हैं आजकल, ठीक है ना। और जिसका मन माला में लग गया ना, ये तो पक्की बात है, फिर उसका मन भगवान में तो नहीं लगेगा। वो तो माला के मनकों में ही घूमता रहता है।
और जिसने भगवान में मन लगा लिया, भगवान के कार्य में मन लगा लिया, उसे कोई मतलब नहीं है कितनी बार मैं भगवान का नाम लेता हूं। अरे जब उसने मुझे सांसें अनगिनत दी है, उसने मुझे सांसें गिन के नहीं दी, उसने मुझे कुछ भी गिन के नहीं दिया, तो मैं उसका नाम गिन गिन करके क्यों लूं? अनगिनत लूंगा। वो तो अभ्यास के लिए होती है। तो मैं कह दूं, फिर उसे माला से मतलब नहीं होगा, फिर उसे पद से मतलब नहीं होगा, उस पर एक ही नशा सवार रहेगा, मैं जिस संगठन में हूं मुझे वहां पर रह करके कर्तव्य का पालन करना है, काम करना है, बस सीधी सी बात है। उसका ध्यान फिर उस चीज में रहना चाहिए। दूसरी बात, संगठन उसे क्या दे रहा है? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलता भी नहीं है। हमें भी जो दक्षिणा प्राप्त होती है कथा में, हम भी चाहे उसे गुरुकुल में लगाए चाहे गौशाला में लगाए, वो कहीं ना कहीं हमारी ऐसे ही लगती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, संगठन आपको कुछ दे या न दे, पर मैं अपने संगठन को क्या दे सकता हूं, ये मेरे मन में भाव रहना चाहिए, ये मेरे मन में भाव रहना चाहिए। क्योंकि वही बात है, मैं रहूं या ना रहूं पर देश रहना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। क्या भगत सिंह को था कि देश मुझे क्या देगा? जोर से बोलो। जहां जहां गए हैं ना, कलकत्ता तक जाने के लिए जिसके केश नहीं कटने दिए थे माँ विद्यावती ने, उसे केश कटवाने पड़े हैं। दाढ़ी नहीं कटवाई थी, दाढ़ी कटवानी पड़ी। और क्यों कटवा दी? दाढ़ी बड़ी नहीं है, केश बड़े नहीं है, पर भारत माता को आजाद कराने का सपना बहुत बड़ा है। जब जान भेंट चढ़ा सकते तो केश और दाढ़ी तो क्या चीज है? अच्छा, क्यों कटवाए? क्यों कटवाए? क्या जगह जगह अंग्रेज खड़े थे? अंग्रेज नहीं खड़े थे, कुछ गद्दार खड़े थे। वही गद्दार जो इसी मिट्टी में पैदा हुए, उन गद्दारों के कारण देश ने कुछ नहीं दिया। कलकत्ता में भी गए तो आर्य समाज विधान सरणी ने दरवाजे खोले, वहां रुके जाके भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ में, कुछ नहीं दिया, पर उन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी कि देश हमें क्या देगा। लेकिन देश के लिए हम अपनी जान भी हंसते हंसते कुर्बान कर जाएंगे, ये भाव था भगत सिंह के मन में। इसलिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी, और कहकर के कुर्बान कर दी कि जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, निमाए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान गए, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान गए, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान गए, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान गए। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, निमाए रंग दे,
मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा देश मुझे दे ही रहा है, पर मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ। इसलिए मैं जो सामान खरीदूं वो खरीदूं जिसका पैसा मेरे देश से बाहर न जाए, मेरे देश में रहे। मैं जो कार्य करूं वो करूं जिससे कि मैं अपने देश की मिट्टी से, जोर से बोलो, जुड़ा रहूं। लोग कहते हैं विदेश बहुत बढ़िया है। जब पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट पीढ़ी को विदेश भेज दोगे तो विदेश तो चमक ही जाएगा। अगर वही पीढ़ी अपने देश में रह कर के अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेगी तो क्या भारत देश अच्छा नहीं बनेगा? बनेगा बिल्कुल। तो ध्यान रखना, हम अपने देश को क्या दे सकते हैं, माने के स्वदेश को महत्व दे। ऋषि दयानंद ने भी कहा था स्वदेशी राजा होना चाहिए, स्वदेशी स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, जोर से बोलो, चाहिए। ये स्वदेश का भाव आप अपने मन में जगाएं। ये 5 कर्तव्य हैं। सबसे पहला कुटुंब प्रबोधन, बोल लो एक बार, याद हो जाएंगे। सबसे पहला परिवार को एकजुट बनाने का काम करना है। दूसरा है सामाजिक समरसता। दूसरा क्या है? सामाजिक भाईचारे का भाव स्थापित करके चलना है। और हमारे विनोद भैया मुझे याद दिला रहे थे, मैंने पंक्तियां लिखी थी हरियाणवी भाषा में, तो मैं सोच भी रही थी लुधियाना की ऑडियंस तो पंजाब वाली है ना, हरियाणवी कहाँ से समझ पाएगी वो। तो ये तो समझते हैं पूरी अच्छी तरीके से ये राजा उग्रसेन के वंशज है ना, तो दिमाग कुछ अलग है बिल्कुल। तो इसमें मैंने यही लिखा था परिवार के विषय में कि आपस के भाईचारे में किसने आग लगाई और जानी ध्यानी लगे समझावण को न्यापार बसाई। तो सामाजिक समरसता की हम सब एक बन करके रहें। तीसरा है पर्यावरण। तीसरा क्या है? ये प्रकृति मेरी माँ है तो मैं इसका संरक्षण करके चलूं। और चौथा है नागरिक कर्तव्य। क्या है? नागरिक कर्तव्य। जो कर्तव्य हमारे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो, जितने भी कानून हैं, जितनी भी मर्यादाएं हैं, उन सब का हम पालन करें। और मेरी माताओं, 5वां स्वयं का बोध, स्वदेशी होने का स्वाभिमान अपने अंदर जगाएं। ये कुछ बातें आप लोगों के मध्य में कही, बड़े धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक आपने मुझे सुना। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं।